आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे। हमने 1993 से आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक अभियान शुरू किया जो आज तक लगातार जारी है। 400 से ज़्यादा खूनखोर आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने का काम किया। दरमियान में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कई बार हम पे झूठे केस दर्ज हुए, लेकिन हमारे बचने का एक ही कारण था कि मुल्क की सेना हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। 93 से लेकर जब भी हमें प्रॉब्लम्स आई, हमने बहुत कुछ सहन किया। रात को 2-2 बार 3-3 बार हम ठिकाने चेंज करते रहे, लेकिन 2002 और 2001 में एक ऐसा वाक़या हमारे साथ सामने आया कि जिसकी कोशिश हम जो है वो 98 से कर रहे थे। 98 से लेकर 2002-2001 तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। उसमें हम उस वक़्त की बीजेपी की सरकार जो कि सेंटर में थी, उनके मिनिस्टरों को मिलते रहे, हमें आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन हमें जो हम चाहते थे, जो कामयाबी हम लेना चाहते थे, वो कामयाबी हमें नहीं मिल पा रही थी। उस वक़्त हमें इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर वजह क्या है। उस वजह का पता हमें उस वक़्त चला जब दफ़ा 370 को यहाँ से हटाया गया। दफ़ा 370 जो कि रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक स्टिग्मा का काम करता था, एक कलंक का काम करता था। रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लगातार 2 साल तक दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फुल फ्लैग सेना की कार्रवाई में ताख़ीर करने के ज़िम्मेदार कहलाए जाते हैं वो, जिस वजह से सेना को उन 2 सालों में एक ज़िला के अंदर 40 छोटे ऑपरेशन करने पड़े, जिनमें 618 आतंकवादी मारे गए। अगर वो फुल फ्लैग ऑपरेशन हो गया होता, ना तो 2 साल का समय लगता, ना आतंकवादी 15 से 20 किलोमीटर अंदर आके कंक्रीट बंकर बनाते और वहाँ से जितनी भी गतिविधि हैं पूरे हिंदुस्तान में वो अंजाम देते रहे। जब फारूक अब्दुल्ला पे ये इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम लगने के बाद 4 दिन के बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ये दावा करते हैं कि मैंने फ़ौज को लगातार दहशतगर्दों के जमा होने के लिए ख़बरदार कर रहा था। मैं अगर जगमोहन साहब यहाँ पे गवर्नर आते हैं, फारूक अब्दुल्ला का रिज़ाइन हो जाता है। अगर उनको फंड्स की ज़रूरत होती है, वो पीएमओ के दरवाजे पे पहुँच जाते हैं, लेकिन लगातार 2 साल तक दहशतगर्दों के ठिकाने बनते रहे। फारूक अब्दुल्ला के इल्म में सब कुछ था। फारूक अब्दुल्ला में यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन होने के नाते मेरे पास एक क्लिप पड़ी है, जिसमें मीडिया के एक भाई ने ये पूछा कि रियासत के अंदर सेना पावरफुल है या कि वहाँ की सरकार। तो फारूक अब्दुल्ला जी का ये बयान मीडिया को ये बयान देते हैं
कि आप आज की बात करते हो, उस वक्त महबूबा मुफ्ती यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, या पहले की बात करते हो जब मेरा दौर हुआ करता था। तो मीडिया भाई ने पूछा, मीडिया कर्मी ने पूछा कि जाहिर सी बात है हम आज की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस वक्त मेरी सरकार होती थी उस वक्त यहाँ की सरकार पावरफुल होती थी और कोई भी फैसला जो है वो यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन लेता था और वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट होता था। अगर यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन के तमाम हुक्म इसी तरह फौज की तरफ से माने जाते थे, क्या वजह थी? अब आपकी मेन डिमांड है क्या वजह थी कि सेना को 2 साल तक यूनिफाइड का चेयरमैन होने के नाते सेंटर में जाके मरकजी सरकार से बात करके क्यों उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी और फुल फ्लैग ऑपरेशन नहीं करने दिया और 2 साल तक कंक्रीट ठिकाने जो हैं वो बनते रहे। फौज का एक ख़ास जगह पर दहशतगर्दों के जमा होने की इतला थी। फौज मुकम्मल ऑपरेशन करना चाहती थी जिसमें फ़ज़ाई हमले भी शामिल थे, मगर अब्दुल्ला को उन 2 सालों में मरकज़ी हुकूमत के साथ मीटिंगों में बार बार कहा गया कि वो इस एरिया को खाली करवाएं ताकि कम से कम नुकसान में इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके। मगर मरकज़ी हुकूमत ने वहाँ के चरवाहों का मतलब होता है भेड़ बकरी चारने वाले को बदले में एक बहुत बड़ा कंपनसेशन देने का वादा किया, मगर फ़ारूक अब्दुल्ला इस बात पर राज़ी नहीं हुए और कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फ़ारूक अब्दुल्ला की हुकूमत के 6 साल पूरे हुए, इलेक्शन हुआ, उनकी पार्टी हार गई। मुफ्ती सईद सत्ता में आए, उनको भी चीफ मिनिस्ट्री लेनी थी और चीफ साल अपने पूरे करने थे। उन्होंने सेना की बात पर इत्फाक कर लिया, फुल फ्लैग ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। सवाल है जी सर, आपसे सवाल है, आपने जो करंट मुद्दा रखा है तो बात करके हमें बताएं, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें आपने ये कहा है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमें बताएं कि किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें प्रताड़ित इस तरह से किया जा रहा है कि आज भी पूरी रियासत की हम तो बात नहीं करते, लेकिन अपने एरिया की हम बात करेंगे कि इसमें मैं थोड़ी सी एक बात 2-4 ऐड करना चाहूँगा। उसके बाद जो बात आपने पूछी है मैं उस पर आता हूँ। ये मत मान के चलिए कि फ़ारूक अब्दुल्ला यहाँ का चीफ मिनिस्टर था। फ़ारूक अब्दुल्ला ही एक्चुअल में फ़ारूक अब्दुल्ला ही हुर्रियत को कमांड करता था। अगर वो हुर्रियत को कमांड नहीं कर रहा होता तो फ़ारूक अब्दुल्ला का जब पहला दौर था, जिस वक्त GM शाह ने उनसे सरकार ली थी, उस वक्त भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर कहते हैं उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर ये हुआ KS के लिए एप्लीकेशनें लगी, रिटर्न पेपर हुए, उनका रिज़ल्ट नहीं निकला, इसी तरह लोगों को लगा दिया गया। पेपरों को शायद झील दल के किनारे कहीं पे जला दिया या कुछ उस वक्त की ऐसी खबरें भी हैं। तो आधे से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, जिसको कल LG साहब ने भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ इस तरह के लोग बैठे हुए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है। देखिए, इस वक्त तो इस हालात से सबको पता है जी सर, लेकिन जिस वजह से आपने प्रेस वार्ता रखी हुई है जी सर, आपको मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूटा हुआ है। आर्मी के साथ आपका काम करने का ढंग और आतंकियों को मरवाने का काम, और आप दर की ठोकरें खा रहे, उसके ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर मैं सीधा उसी बात पे आता हूँ, आप सबकी इसरार के ऊपर कि हमारी ज़मीनें, हम अपने घरों से निकले हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आज भी, जो ओवरग्राउंड तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अंडरग्राउंड जो लोग हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मकानों को जिस वक्त भी से ये
दफ़ा 370 टूटने के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे काम संभाला हुआ है, सही तरीके से काम कर रहे हैं। एक नया इनकलाब आया है, उस इनकलाब में हमें सेलेक्टिव तौर पे टारगेट किया जा रहा है। हमें सेलेक्टिव तौर पर इसलिए टारगेट किया जा रहा है, कानून के अंदर रह के हमें निशाना बनाया जा रहा है। हमारी ज़मीन, जायदाद, मकान सब खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ना तो आपको एरिया बता सकता हूँ, आप सब लोग हमारी हेल्प इस तरह करें कि हम एक मेमोरेंडम की सूरत में या डिविजनल कमिश्नर साहब के पास जाके रखेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़तरे में आ जाएंगे। हम ये कहते हैं कि इंक्वायरी हो और वो लोग आइडेंटिफाई हों एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आज भी इतना गुर्दा रखते हैं कि वो जो लोग सेना के साथ काम करते रहे या जो लोग उस वक़्त में किसी गलत एक्टिविटी में नहीं पड़े, उन लोगों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। क्या एक हफ्ते के अंदर इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, एक लीगली तौर पे इलीगल काम को लीगल करके इस तरह किया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर प्रपोजल है कि हमारे मकान गिर जाएंगे, उनमें हमारे कुछ मकान आते हैं, हमारी ज़मीन को भी, और हमारी ज़मीन में एक टैक्टफुली तरीके के साथ उन लोगों ने एक ऐसा प्रपोजल बनाया हुआ है कि वो हमें वहाँ से खदेड़ना चाहते हैं। तो हम में इतनी हिम्मत नहीं है, इस वक्त भी हमारे घरों में ताले लगे हुए हैं, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम दोबारा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन कम अज़ कम निशान तो वहाँ रहना चाहिए। हमारी आपसे यही गुजारिश है। हमने एक वीडियो क्लिप भी बनाई हुई है, वो मैं आप सबको शेयर कर दूँगा, तो आप उसको भी चलाएँ। मैं ये माइक लेके आया हूँ